हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं वाटर इन द एटमॉस्फियर, वायुमंडल में जल, क्लास जो 11th का फिजिकल ज्योग्राफी है उसके चैप्टर 11 पर ही बात कर रहा हूँ। देखिए, वायुमंडल में जो जल है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। गैसीय फॉर्म में, आपका द्रव फॉर्म में और आपका ठोस में। गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। गैसीय फॉर्म की बात करते हैं तो आपका वो जलवाष्प के रूप में होता है। लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो वो जल के रूप में होता है। और सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं तो वो बर्फ़ के रूप में। तो वायुमंडल में जल है वो तीनों ही रूपों में पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है ह्यूमिडिटी। देखिए, आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ए ह्यूमिडिटी। और जो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है इसकी मैक्सिमम है 0 से 4% तक होती है। कितना? 0 to 4%। और हर अलग अलग जगह पर ही अलग अलग पाई जाती है। दूसरी चीज़ है, स्थल की अपेक्षा सागरों पर बाष्पीकरण अधिक होता है, परंतु आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य जो आपका महाद्वीपों पर बाष्पीकरण है महासागरों की तुलना में है अधिक होता है। दूसरी चीज़ है, महासागरों पर जो बाष्पीकरण है सबसे अधिक कहाँ होता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में है, अर्थात दोनों गोलार्धों में 10 से 20 डिग्री। अब दूसरी चीज़ आती है आर्द्रता। आर्द्रता को हम नॉर्मल रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं। ह्यूमिडिटी इज मेनली क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स: एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक। 3 टाइप की होती है। पहली चीज़ है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। आप देख पा रहे होंगे निरपेक्ष आर्द्रता क्या है। निरपेक्ष आर्द्रता है वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और इसे ग्राम प्रति घन मीटर में है वो व्यक्त किया जाता है। अब इंग्लिश में देख सकते हैं। दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? सापेक्षित आर्द्रता, जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए किसी तापमान पर है उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उस तापमान पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आपका सापेक्ष आर्द्रता। और तीसरी होती है विशिष्ट, स्पेसिफिक, जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो होती है प्रति इकाई वायु में या प्रति इकाई बाहर में जलवाष्प की मात्रा को ही विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो 3 प्रकार की आर्द्रता हुई। एक आपकी निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी है सापेक्ष और तीसरी है विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट आता है इसमें एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखिए, बाष्पीकरण क्या है? बाष्पीकरण द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट इन एवेपोरेशन। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही बाष्पीकरण कहते हैं। क्या है? जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही बाष्पीकरण कहते हैं। जो बाष्पीकरण होता है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे टेम्परेचर, तापमान, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा, और नेक्स्ट है हवा की गति। इन चीज़ों पर है हमारा बाष्पीकरण है वो आपका डिपेंड होता है। अब दूसरी चीज़ आती है कंडेंसेशन। क्या है? संघनन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कंडेंसेशन। तो आपका संघनन क्या है? जलवाष्प का जल के रूप में बदलना ही संघनन कहलाता है। और एक चीज और आती है
लेटेंट हीट, आपका जो गुप्त ऊष्मा क्या है? द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवोपरेटिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन। आपका गुप्त ऊष्मा क्या है? जिस ताप पर जल बाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और एक और है सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? वैसे मैंने बताया मैक्सिमम जलवाष्प जल के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब जलवाष्प द्रव में संघनित नहीं हो पाता है और सीधे ही ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ही सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। अब नेक्स्ट आता है आपका कंडेंसेशन फेवरिंग फॉलोइंग द फैक्टर्स। जो हमारा संघनन है वो संघनन को कौन कौन सी चीज़ हैं वो आपको प्रभावित करती हैं, और उसमें है बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। देखिए पहले है कि जब है वायु का तापमान है या तो निश्चित हो या तापमान है वो आपका ओसांग बिंदु तक गिर जाए, नंबर एक। दूसरा है बोथ द वॉल्यूम ऑफ द टेम्परेचर आर द रिड्यूस, वायु का आपका आयतन और तापमान है दोनों ही कम हो जाएं। और थर्ड है मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवोपोरेशन, कि बाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प मिल जाए आपका। अब नेक्स्ट है मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। कि आपका जो संघनन के बाद वायुमंडल में जलवाष्प है वो निम्न रूप में पाया जाता है। ड्यू ओस के रूप में, ओस, फ्रॉस्ट पाला आपका या तुषार, फॉग एंड मिस्ट कोहरा और धुंध। नेक्स्ट है बादल। अब नेक्स्ट चीज आती है ड्यू क्या है, ओस क्या है। देखिए ओस आप देखते होंगे खासकर है विंटर सीजन में। ओस है आपकी, देखते होती क्या है, जब वायु का तापमान देखिए कहाँ जमती है, द मॉइस्चर इज डिपोजिटेड इन द फॉर्म आपका वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेसेस। जब वायु का तापमान ओसांग से नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होती है और वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में, आपने देखा होगा कई बार है आपकी कोई गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर है, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर है, आपके मकान की छत के ऊपर है, आपकी छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है, वो क्या कहलाता है? ओस। अब दूसरी चीज़ है ओस बनने के लिए दो तीन चीज़ हैं, कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले है क्लियर स्काई, आपका साफ आकाश होना चाहिए। दूसरा है काम एयर, शांत हवा। देखिए जब शांत हवा होगी तभी ओस पड़ती है। आपने कई बार देखा होगा जब हवा चलती है तो ओस उस रात ओस है आपको सुबह दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा उच्च सापेक्षित आर्द्रता होगी वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। नेक्स्ट है कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, लंबी और ठंडी रात हैं आपकी होनी चाहिए, तभी है ये ओस है आपका जमेगी आपका। नेक्स्ट है ओसांग जमाम बिंदु से ऊपर होना चाहिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रॉस्ट। देखिए फ्रॉस्ट क्या है, मैंने वही सारी कंडीशन जो बताई ओस में वही हैं, लेकिन इसमें क्या है जब संघनन है ओसांग पर होता है, या मैंने कहा उससे ऊपर होता है तो ओस गिरती है, लेकिन जब संघनन आपका संघनन है ओसांग बिंदु पर होता है अर्थात हिमांक से नीचे होता है, 0 डिग्री से नीचे होता है, तो वो आपकी अतिरिक्त जलवाष्प है द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस कणों के रूप में है आपकी हो जाती है। कई बार देखते होंगे सुबह जब उठते हैं विंटर सीजन में, खासकर आज के दिनों में,
जो सरफेस है जहाँ पर जो धूप है बाद में आती है वह वाइट वाइट कलर का है, वो आपका जम जाता है, वो क्या है आपका फ्रॉस्ट है, पाला है, इसे पाला कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉग एंड मिस्ट। दो चीज़ें हैं, फॉग कोहरा और आपका धुंध या कुहासा। देखिए कोहरा क्या है, वायुमंडल की निचली परतों में है। जब एकत्रित धूल कण और धुएं के कणों पर है सूक्ष्म जल की बूंदें हैं जम जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कोहरा कहा जाता है। और मिस्ट क्या है, वो भी एक तरह का कुहासा ही है। आप देख पा रहे होंगे, मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन एंड राइजिंग बाम एयर द स्लोप मीट एंड कोल्ड सरफेस। जो अधिकांश है मिस्ट है वो कहाँ बनता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। आप देखे होंगे कई बार पहाड़ियों में आप व्हीकल से जा रहे हो तो आपको एक साथ है इवनिंग के टाइम पर है इतना तीव्र धुंध आती है वो आप देख नहीं पाते हैं। और ये अक्सर होता है पहाड़ियों पर, अगर आप पहाड़ों पर कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आप जा रहे हैं तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कोहरा है, कोहरा आपका जहाँ पॉल्यूशन अधिक है उन क्षेत्रों में आपका अधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट है क्लाउड। देखिए बादल, हमने कहा कोहरा कहाँ बनता है, धरातल के सरफेस के नज़दीक। लेकिन बादल क्या है, ये काफ़ी अधिक ऊंचाई पर है, जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप हैं। जलकणों या हिमकणों के जो समूह होता है, क्लस्टर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, आपका बादल कहते हैं। अब ऊंचाई के आधार पर है, बादल को हम कई प्रकारों में बांटते हैं, या अर्थात ऊंचाई के आधार पर है इनको 4 भागों में बांटते हैं, सिरस, कुमुलस, स्टेटस, निम्बस। सबसे ऊपर है सिरस, पछाव में। सिरस का मतलब है सिर के ऊपर, अर्थात जो सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, सिरस में। इसको क्या कहते हैं, पछाव। अब इसको हम पहले सिरस को देख लेते हैं, पछाव को देख लेते हैं। सरस क्लाउड आर द फॉर्म एट हाई एल्टीट्यूड, अर्थात पछाव मेघ हैं वो सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। और ये इनकी जो ऊंचाई होती है वो आपकी 8,000 से 12,000 मीटर तक, 12,000 मीटर तक हैं वो आपके पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं और जो कि पंख के समान दिखाई देते हैं और हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये आपका सफ़ेद रंग में है, आपके दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कुमुलुस, कपासी मेघ। देखिए कपासी मेघ हैं, लुक लाइक ये कॉटन बुल स्काई, अर्थात ये कपासी मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं और इनकी जो ऊंचाई है, हाइट है, 4,000 से 7,000 मीटर तक होती है। दूसरी चीज़ है ये क्षेत्रीय हुए और इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, चपटे आधार वाले भी हो सकते हैं। ये देखिएगा बेस है, फ्लैट होता है इनका। नेक्स्ट है आपका, इसको क्या कहा मैंने, कपासी, कपासी में। नेक्स्ट है स्टेटस, अर्थात आपका स्त्री मेघ। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको लेयर जैसा, जैसे नाम से पता है, दे आर द लेयर्ड क्लाउड कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई, अर्थात ये आपके परतदार बादल होते हैं और आकाश में बहुत बड़े भूभाग पर है ये आपके फैले हुए होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ऊष्माघरास के कारण
तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। नेक्स्ट है निम्बस। देखिए निम्बस क्या है? वर्षा मेघ। वर्षा मेघ अर्थात ये ऊंचाई के आधार पर सबसे निचले मेघ होते हैं। ये ब्लैक एंड डार्क ग्रे कलर के होते हैं, अर्थात वर्षा मेघ काले गहरे सलेटी रंग के होते हैं तथा ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। और जब पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्षा है, बताइए हमें, एक नज़दीक वाले से होगी या ज़्यादा दूर वाले से होगी? नज़दीक वाले से। तो सबसे नज़दीक वाले हैं कौन से होते हैं? वर्षा मेघ। वर्षा मेघ। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन, वर्षण। वर्षण देखिए प्रेसिपिटेशन क्या है, वर्षण क्या है आपका? देखिए वर्षण है, वर्षण में हमारी बहुत सारी चीज़ आती हैं। आप ये सोचते हैं कि वर्षा ही आती है, नहीं, वर्षा ही नहीं, उसमें हमारे सहिमवृष्टि है, ओलावृष्टि है, वो सारे ही इसमें आपके काउंट किए जाते हैं। अब क्या है, जब आपकी बाष्पीकरण होता है और बाष्पीकरण होने के बाद में संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ये कण संघनित होते हैं तो उनका आकार जब बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, ऊपर वाले भाग से है, नीचे की ओर है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में है ऊपर से। जब ये कण नीचे की तरफ गिरते हैं वही क्या कहलाते हैं? वर्षण कहलाते हैं। अब ये वर्षण है, द्रव के रूप में है, लिक्विड फॉर्म में, अर्थात जल की बूंदों के रूप में हो सकती है, तो उसे वर्षा कहते हैं। और जब ये आपके हिम के कणों के रूप में होता है तो उसे स्नोफॉल, हिमपात कहते हैं। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं ये आपका पूरा है। कई प्रकार होते हैं रेनफॉल। जब प्रेसिपिटेशन है जल के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। स्नोफॉल, जब ये आपके फ्लैक्स ऑफ द स्नो अर्थात आइस के रूप में होते हैं तो उसे स्नोफॉल कहते हैं। और स्लीट क्या है? स्लीट है जिसे हम कहते हैं सहीम वृष्टि। देखिए सहीम वृष्टि क्या होगी? सहीम वृष्टि है जमी हुई वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ की पानी की जमी हुई बूंद होती हैं। ये दो तरह से हो सकती है, या तो ऊपर है टेम्परेचर आपका बहुत कम हो और जिसमें है, और धरातल का टेम्परेचर है कैसा हो? थोड़ा अधिक हो, और ऊपर से जैसे यहाँ से वर्षा होती है बर्फ़ की बूंदों के रूप में और धरती पर आकर के पिघलती है, जिसमें जल और बर्फ़ के दोनों के कण पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें ऊपर से जल की बूंदों के रूप में आती हो लेकिन धरातल का टेम्परेचर है 0 डिग्री अर्थात 0 डिग्री से कम पर हो, तो वो जल की बूंद हैं, आपकी ड्रॉपलेट्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? आपकी बर्फ़ के रूप में है। तो उसे क्या कहा जाता है? सहीम वृष्टि। अर्थात जहाँ वर्षा और आपकी बर्फ़ की बूंदें हैं दोनों साथ साथ गिरती हैं, उसे क्या कहा जाता है? सहीम वृष्टि। वो टेम्परेचर के कारण है। नेक्स्ट है हेलस्टोन। देखिए ओला, ओला क्या है आपका? देखिए ओला है, कई बार है, ड्रॉप ऑफ द रेन आफ्टर बीइंग द रिलीज बाय द क्लाउड बिकम द सॉलिडिफाई इनटू द स्मॉल रिड्यूस सॉलिड पीसेज ऑफ द आइस। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद में बर्फ के छोटे गोलाकार टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, और जब ये पृथ्वी पर गिरती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ओला कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार। क्या है? वर्षा के प्रकार। देखिए वर्षा के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रेनफॉल मे बी इनटू द 3 मेन टाइप्स। वर्षा है 3 प्रकार की होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा,
ओरोग्राफिक रिलीफ रेनफॉल, पर्वतीय या उच्चावचीय वर्षा। और तीसरी है साइक्लोनिक रेनफॉल, आपकी चक्रवाती वर्षा। पहले आपकी आती है कन्वेंशनल, संवहनीय वर्षा। अब देखिए संवहनीय वर्षा है वो आपकी कब होगी। इसकी उत्पत्ति है गर्म और आर्द्र पवन के ऊपर उठने से होती है। द एयर ऑन द विंग द हीटेड बिकम ए लाइट एंड राइजिंग इनटू कन्वेक्शन करंट, ऊपर उठने से होती है। या जब भूतल या धरातल है बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली, मान लीजिए यहाँ गर्म हवा है और ये धरातल है, जब गर्म होगा तो यहाँ से कन्वेंशनल करंट चलेंगी। और कन्वेंशन करंट चलने के बाद है ऊपर हल्की होती हैं और हल्की होने के बाद में ऊपर उड़ती हैं। और जब ऊपर उठती हैं तो आपके वही कि आपके कपासी वर्षा मेघ बनते हैं और उनसे आपकी वर्षा होती है। और ये घटना कहाँ होती है? अधिकांश भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल जोन में होती है, अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। जैसे भारत में है आपका मेघालय में जो खासी की पहाड़ियों में है, प्रतिदिन वर्षा होती है। वो कैसी है? संवहनीय वर्षा। वैसे ही आपकी सांतपेटी डोलड्रम में होती है और यहाँ 2 से 3 बजे दिन में है कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं और शाम को 4 बजे है, साढ़े 4 बजे वर्षा हो जाती है। इसे कहा जाता है संवहनीय वर्षा। अर्थात जब तापमान अधिक होने के कारण पृथ्वी के धरातल से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और ऊपर जाकर के बादलों का निर्माण होता है, जिससे शाम को 4 बजे वर्षा हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। देखिए पर्वतीय वर्षा मैक्सिमम जो वर्ल्ड में वर्षा होती है वो आपकी पर्वतीय वर्षा होती है। अब पर्वतीय वर्षा कब होती है? जब आपकी कहीं सैचुरेटेड एयर होती है। देखिए संतृप्त हवा क्या है? जिस तापमान पर जितनी तापमान ग्रहण करने की क्षमता होती है और उतना ही तापमान वो आपकी जलवाष्प ग्रहण कर लेती है हवा, उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त हवा। अर्थात जैसे आपने खाना खाया, जितने मान लो 2 रोटी खाने की आपकी हैबिट है, 2 ही रोटी खा ली, उसके बाद में आपकी भूख है क्या होगी? समाप्त होगी। अर्थात सैचुरेटेड, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो जब आर्द्र पवनें हैं आपकी, मान लीजिए इधर से आती है और आकर के इससे टकराती है, टकराने के बाद क्या होगी? ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो हवा है संतृप्त होगी। सैचुरेटेड होगी। सैचुरेशन क्या है? जब हवा का तापमान और वायुमंडल का तापमान दोनों समान हो जाए, क्लाउड कौन आपका फॉर्मेशन होगा, बादल का निर्माण होगा और क्या होगी? वर्षा होगी। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा होती है, चाहे भारत की बात करते हैं। अब जिस ओर से वर्षा आपकी पवनें आती हैं उस ओर आपकी वर्षा अधिक होती है। उसे कहा जाता है वर्षा क्षेत्र। अर्थात जहाँ पर है जो आपकी पवन विमुख आपका पवन अभिमुख ढाल है, वहाँ पर है वर्षा है वो क्या होगी? आपकी अधिक होगी। दूसरी तरफ है जहाँ पर पवन नीचे की तरफ उड़ती है, गिरती है, तो जब उतरती है तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सापेक्ष आर्द्रता कम होगी तो वर्षा नहीं हो पाएगी। अर्थात विंडवर्ड साइड में है वर्षा नहीं हो पाएगी और उसे हमारा क्या कहा जाएगा? शैडो रीजन या रेन, आपका जो रेन शैडो रीजन, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। अर्थात जिस डायरेक्शन में हवा आती है और पर्वत से टकराती है उसकी साइड में वर्षा अधिक होती है और जिस साइड में है वो हवा नीचे उतरती है उस तरफ वर्षा है वो कम होती है। उसे रेन शैडो रीजन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका साइक्लोनिक, चक्रवातीय। देखिए चक्रवातीय वर्षा क्या है? चक्रवाती वर्षा
जो वर्षा है चक्रवातों के कारण होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहता है। रेन फॉल ड्यू टू द साइक्लोन एक्टिविटी इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए इस बार का जो ये ऐसी वर्षा है वो खासकर है शीतोष्णकटिबंधीय टेम्परेट आपके जो क्लाइमेट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर होती है, जहाँ गर्म और ठंडी हवा, जैसे इधर से गर्म इधर से ठंडी हवा, गर्म हवा है ठंडी हवा के ऊपर उठती है और उसके बाद में है इस तरह से आपका देख पा रहे हैं, इस तरह से है आपका चक्रवात बनता है और आपकी जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, चक्रवातीय वर्षा है वो आपकी कही जाती है। लास्ट में है इसमें वर्षा का वितरण। देखिए वर्षा का वितरण है, जैसे ये भूमध्य रेखा क्षेत्र है और यहाँ ध्रुव है, इधर कोई ध्रुव है, तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा है वो आपकी कम होती जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है जैसे ये आपका ये समुद्र है और ये स्थल वाला पार्ट है, तो जैसे जैसे तट से दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा है वो क्या होती जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा आपका चैप्टर था। आपको कैसा लगा ढंग से पढ़िएगा। धन्यवाद।